Hello students, this is your class sir and once again we are here along with the class 11th physics topic. So बच्चों कैसे हो? आज हमारे साथ मेरे क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं. So बच्चों कैसे हो? बढ़िया? So dear students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी पढ़ना स्टार्ट किया था और वर्क पावर एनर्जी को ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है, खत्म होने वाला है वर्क पावर एनर्जी आपका. तो मैंने वर्क पढ़ा दिया कंप्लीटली, आपको एनर्जी कंप्लीट हो गया. आज मैं स्टार्ट करूंगा आपका टॉपिक पावर. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक पावर. देखो अगर पावर का मैं आपको मतलब समझा दूं तो पावर का जो टेक्निकल आंसर होगा, डेफिनेशन होगा, वो बहुत सिंपल सा है और उसका मतलब ये है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. The rate of doing work is called power. So power equals to W upon time. W upon time. चलो ठीक है. अब मैटर नहीं करता बेटा कि ये लिख तो दिया मैंने, लेकिन इसको समझ में आना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है. तो चलो ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो बच्चे हैं, ए और बी, दो स्टूडेंट्स हैं, दो बच्चे हैं. अब ए किसी पर्टिकुलर वर्क डन को, डब्ल्यू वर्क डन को करने के लिए, डब्ल्यू वर्क डन को करने के लिए ओके, सो ए किसी पर्टिकुलर वर्क डन को करने के लिए अगर 3 मिनट लगा रहा है बेटा, और एक और बच्चा है बी, वो किसी वर्क डन को करने के लिए, सेम वर्क डन को करने के लिए अगर 5 मिनट लगा रहा है बेटा, तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि ए और बी दोनों ने सेम काम किया. बस प्रॉब्लम कहां पर था? प्रॉब्लम कुछ नहीं था, केवल और केवल डिफरेंस ये था कि ए ने किसी वर्क डन को करने के लिए 3 मिनट लगाया और उसी वर्क डन को करने के लिए बी ने 5 मिनट लगाया. तो यहां पर डिफरेंस टाइम का है और इसीलिए कहेंगे कि ए ने इस पर्टिकुलर काम को करने में 3 मिनट लगाया और बी से कम समय लगाया, इस वजह से इसका पावर जो है वो ज्यादा है. और बी ने भी सेम काम किया. काम सेम करना इज नॉट मैटर, मैटर इज दैट कि कौन कितने टाइम में कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर टाइम इन्वॉल्व हो रहा है. तो अगर ए ने किसी काम को जल्दी किया और बी ने उसी काम को करने में ज्यादा टाइम लिया, तो कहेंगे कि बी का पावर जो है वो क्या है? कम. पावर का सिंपल सा सेंस यही होता है. ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल था जो मैंने आपको दिया. पावर समझ में आ गया? बस इतना ही है पावर में बेटा, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है. ठीक, अब मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि 11th की फिजिक्स में और 12th की फिजिक्स में जब भी हम लोग कोई नया फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट होता है. तो अब जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पावर की यूनिट क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ. तो देखो वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल, है ना, और सेकेंड. वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम होता है सेकेंड. तो जूल पर सेकेंड, या फिर इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं वॉट. क्या कहते हैं? वॉट. या फिर इसका एक और यूनिट होता है हॉर्स पावर. क्या होता है? हॉर्स पावर, एचपी. क्लियर? तो ये तीन सारे इसके यूनिट है. अभी मैं आपको इन तीनों यूनिट के आपस में रिलेशन बता देता हूं. तो देखो अगर रिलेशन में बताऊंगा तो 1 जूल पर सेकेंड इक्वल्स टू 1 वॉट. यानी कि अगर 1 जूल वर्क करने में 1 सेकंड लगा रहा है तो वही उसका क्या हो जाएगा? वॉट हो जाएगा. ठीक है, फिर आता है आपका हॉर्स पावर. तो 1 वॉट इक्वल्स टू बेटा 1 हॉर्स पावर. 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट. 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट. ठीक है, आप जानते होंगे घर का जब मोटर वगैरह लेने जाते होंगे
तो घर के मोटर को लेने जाओगे जब, तो कहते हो ना 1 हॉर्स पावर का मोटर चाहिए, 2 हॉर्स पावर का मोटर चाहिए। तो हॉर्स पावर का मतलब क्या है, मतलब वॉट्स है, 746। ठीक है, तो 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट। क्लियर है? चलो ठीक है, तो यूनिट हो गया। अभी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन की बात कर लूंगा, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर t टेंड्स टू -2। डायमेंशन होगा, जाकर के वीडियो देख लेना, ठीक है, तभी पता होगा कि कहां से आया ये। क्लियर? और टाइम का क्या होता है, कैपिटल T। अब t ऊपर जाएगा तो t पे पावर माइनस साइन आ जाएगा, तो ml स्क्वायर t पे पावर -3 आ जाएगा। इसका डायमेंशन कितना आएगा बेटा, ml स्क्वायर t पे पावर -3। ये हो जाएगा डायमेंशन किसका बेटा, पावर। तो चलो ठीक है, फटाक से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो ठीक है बेटा, पावर की टॉपिक खत्म हो चुकी है। अब हम लोग पावर को एक अलग फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, मतलब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पावर एज डॉट प्रोडक्ट। पावर एज डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट किस में आता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट किस में आता है, वेक्टर में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझ लो बेटा कि वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है। तो अगर दो वेक्टर है a और b, और इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यह आता है ab cos ऑफ थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का ये मतलब है। क्लियर? चलो ठीक है, और एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ना क्या, हम लोग जानते हैं क्या, जानते हैं बेटा, P इक्वल्स टू W/T, है ना, P इक्वल्स टू W/T। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं, अब सर ये इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है बेटा, if del P equals to limit del T tends to 0 del W upon del T, ये होता है इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब ये है इंस्टेंटेनियस पावर, del P equals to क्या हो जाएगा बेटा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं dW upon dt। ये इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है कि पावर शॉर्ट टाइम के लिए, या फिर इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि एक बाइक चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो अगर मैं भी चल रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, उसके पैरेलल अगर खड़ा हो जाऊं, मैं उससे पूछूं कि तुम्हारी स्पीड इस समय क्या है, तो उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वो जो अपना स्पीडोमीटर देखेगा वो कहेगा कि 20 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जरा सा मुझे ये बताओ कि अगर मैं पूछूं कि t इक्वल टू 3 पर किसी पार्टिकल की स्पीड कितनी है, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, रीजन है, उसके पीछे रीजन है। देखो, पार्टिकल को t इक्वल टू 0 से, या फिर t इक्वल टू 1 से, या फिर t इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और t इक्वल टू 3 पे जाकर के रुकना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या चाहिए होगा बेटा, टाइम इंटरवल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? टाइम इंटरवल चाहिए होगा। और अगर ये टाइम इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखो स्पीड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत सिंपल सा स्पीड का फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। प्रॉब्लम ये है, क्या कोई इंसान किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कोई डिस्टेंस कवर कर सकता है? मैंने बोला कि टाइम 3 सेकंड पे बताओ स्पीड कितना, तो भाई 3 सेकंड में उसको कुछ तो स्पीड डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना। लेकिन हमने तो उसको सेकेंडरी पॉइंट दिया ही नहीं कि कहां से 3 सेकंड, 1 से 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड, 2.9 से 3 सेकंड, हमको 2 पॉइंट देना पड़ेगा ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वर्क डन या फिर इंस्टेंटेनियस पावर की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, हमें इंटरवल देना ही पड़ता है, चाहे वो स्पीड की बात करें, चाहे वो वर्क डन की बात करें, चाहे वो पावर की बात करें।
यहां पर मैंने बोल दिया इंस्टेंटेनियस पावर, तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या कि एक ही पॉइंट है, ऐसा नहीं, टाइम के 2 पॉइंट यहां पर है, टाइम के 2 पॉइंट। यहां पर देखो डेल टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि जो दो टाइम का जो डिफरेंस है ना, यानी कि t1 माइनस t2 टेंड कर रहा है 0 की तरफ, यानी 0 नहीं है, 0 के क्लोज है। अगर मैं यही लिख देता t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब t1 की 3 सेकंड, t2 की 3 सेकंड, तो एक के पॉइंट 2 पे कैसे डिस्टेंस कवर होगा, एक के पॉइंट 2 पे कैसे बबल होगा क्या, नहीं हो सकता ना, 2 पॉइंट चाहिए होगा ना, इसीलिए मैंने लिखा हुआ डेल टी टेंड्स टू 0, 0 के क्लोज है ना कि 0 है। अगर मैं डेल टी इक्वल्स टू 0 लिख देता ना तो हो जाता है इंस्टेंटेनियस, लेकिन उसका बबल 0 हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बबल हो ही नहीं सकता, हमको 2 पॉइंट चाहिए होता है, क्योंकि बबल इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो फोर्स तो लग ही जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, देखो फोर्स लग गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होगा। कोई कहेगा कि चलो एक पर्टिकुलर टाइम पे 3 बजे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो भाई आपको पहले बताओ तो कितने बजे से लेकर के 3 बजे तक, है ना, मैं 3 बजे एग्जैक्टली क्या बताऊं कि मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो हमेशा 2 पॉइंट चाहिए होता है ना। तो फिजिक्स के केस में क्या करते हैं बेटा कि हम जो 2 टाइम है ना, जैसे 3 और 3.1 अगर कर लेते हैं, 3 और 3.1, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा, बहुत कम है, 0.1 है ना, 0.1 है, बहुत कम है इन दोनों का। अगर इन दोनों के डिफरेंस को कम करते चले जाए कितना, 0.00000001, बहुत कम हो गया ना डिफरेंस। अब दोनों टाइम में डिफरेंस क्या हो गया, बहुत कम हो गया, 0.00001 हो गया। तो उस वक्त हम लिख सकते हैं कि t1 माइनस t2 टेंड्स टू 0, मतलब इनका डिफरेंस इतना छोटा है कि वो 0 के क्लोज है, 0 नहीं, 0 के क्लोज है। तो अब मुझे 2 पॉइंट मिल गया, एक 3 वाला मिल गया, एक 3.1 मिल गया। अब इन दोनों के बीच में मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूंगा, तो मेरा बबल भी निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि जब डिफरेंस बहुत छोटा होता है, टाइम का डिफरेंस, टाइम का इंटरवल होता है वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा हो कि 0 को टेंड करे, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल पे जो भी बबल होगा उसी को हम लोग कह देंगे इंस्टेंटेनियस पावर। यहाँ पर डेल टी टेंड्स टू 0 है, अगर डेल टी टेंड्स टू 0 नहीं होता तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हो ही नहीं सकता था, बोलो भाई क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने पावर लिख दिया डेल पी इक्वल्स टू dw अपॉन dt, यानी कि ये क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है। अब चलो डेल पी लिखने का मतलब डेल पी लिख लो, यानी कुछ भी पी लिखने का पी मत लो, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर p इक्वल्स टू dw अपॉन dt, यहां तक क्लियर किसी को, यहां तक कोई डाउट यहां तक नहीं, चलो अब यहां तक समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अगेन वी नो दैट, फिर से हम जानते हैं, अगेन वी नो दैट, अब फिर से हम क्या जानते हैं बेटा, तो ध्यान से देखना हम क्या जानते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अरे W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा होता है ना फॉर्मूला, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो dw को क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, dx लिखते हैं या dr, जो भी मन करे, ठीक है, लिख सकते हैं नहीं भाई, बॉन्डल का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट d डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल बॉन्डल, छोटा सा बॉन्डल स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए फोर्स डॉट dx, ये भी वेक्टर होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर ही होता है। तो अब dw की जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं वहां, ठीक। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। तो अभी क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ dw इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो होगा क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स टू dw की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, F डॉट dx डिवाइडेड ओवर dt होगा। और हमें पता है कि dx अपॉन dt क्या होता है बेटा, वेलोसिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलता है।
वेलोसिटी को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है जर्क। जर्क मतलब झटका, ठीक है। सो P इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा आपको, आ रहा है P इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर F डॉट वेक्टर। क्लियर है, क्या तक समझ लो, इसको नहीं समझ में आया फिर से पूछ लो, फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रिकॉर्डिंग छोड़ो, मैं उसमें एडिट कट पेस्ट कर दूंगा, काट पीट दूंगा, आपको ये सब मिलेगा ही नहीं। बताओ, टेंशन नहीं है, मैं एडिट करता हूँ, अच्छा एडिट करता हूँ। तुम बताओ किसको समझ नहीं आया, चलो ठीक है, शुरू करता हूँ। किसी को, चलो उसका मतलब सब हुआ। तो देखो बेटा, मैंने आप लोगों को अभी पावर बताया था कि पावर का मतलब क्या होता है। तो पावर का जो बेसिक मतलब है पावर का, वो होता है कि किसी भी काम करने में लगा वो समय, ठीक है। तो पावर P इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बेटा W/T। इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। दो बच्चे हैं A और B। A ने किसी पर्टिकुलर काम को करने में अगर 3 मिनट लगाया और B ने उसी काम को करने में 5 मिनट लगाया, तो हम कहेंगे कि जिसने कम समय लिया उसका पावर ज्यादा है। काम तो दोनों ने सेम किया, लेकिन जिसने टाइम कम लिया उसका पावर क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग पावर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब जो मेरा टॉपिक था बेटा वो था पावर एज डॉट प्रोडक्ट। पावर को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन था आपका। तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू AB cos थीटा, ठीक है। एज वी नो दैट, हमें पता है कि पावर P इक्वल्स टू W/T, ये तो होता ही। तो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है बेटा पावर फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। शॉर्ट टाइम इंटरवल का मतलब क्या है, थोड़ा सा टाइम इंटरवल होगा, एकदम थोड़ा सा, और वो थोड़ा कितना होना चाहिए, वो थोड़ा होना चाहिए 0 के क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज होना चाहिए, है ना। तो del t टेंड्स टू 0, यानी कि del t के बहुत डिफरेंस होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, 0 के करीब। कितना हो सकता है 0 के करीब, 0.00000 फलाना नंबर जितना भी मान लगाना होगा, ठीक है। यानी कि 0 जितना लगा लो आगे उतना क्लोज होगा। डिफरेंस जितना कम करते चले जाएंगे उतना ज्यादा करेक्ट वैल्यू मिलता रहेगा, बोलो है ना। अरे बेटा, अगर मैं आपसे कहूं 0.1 पे इंस्टेंटेनियस जो स्पीड आएगा वो ज्यादा करेक्ट होगा कि 0.001 पे आएगा, तो इसमें से आप देखोगे कौन सा 0 के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो आप देखोगे ये 0 के ज्यादा क्लोज है, तो इसमें इसकी वैल्यू ज्यादा करेक्ट मानी जाएगी, है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि डिफरेंस जितना छोटा होगा उतना करेक्ट डायरेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर का जो मतलब होगा वो होगा, लिमिट लगा देंगे यहाँ पर। लिमिट का मतलब होता है वैल्यू को क्या कर दिया हमने, बाउंड कर दिया, वैल्यू को बाउंड कर दिया। del t टेंड्स टू 0, यानी कि जो दो टाइम ले रहे थे हम लोग, टाइम इंटरवल होता है ना। टाइम इंटरवल का मतलब क्या होता है, टाइम इंटरवल का मतलब होता है बेटा 2 पॉइंट्स पे टाइम, है ना। मैं घर से निकला 8:30 बजे, मैं स्कूल पहुंचा 9 बजे, तो मेरा टाइम इंटरवल कितना हो गया, हाफ आवर का हो गया ना। तो इसको कहते हैं टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल जब होगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी कुछ स्पीड निकलेगी, बोलो है या नहीं। अगर मैं पूछूं कि 3 बजे तुम्हारी स्पीड कितनी थी, पता नहीं कितनी थी भाई, 3 बजे तो एक ही पॉइंट हो गया ना। हमें हमेशा स्पीड या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होता है, तो 3 बजे तो क्या होगा, देखो टेक्निकली जो इंस्टेंटेनियस निकलना चाहिए वो 3 बजे ही निकलना चाहिए, लेकिन क्या 3 बजे पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड वगैरह कुछ निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहूं कि 3 बजे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो तुम क्या कहोगे, 0, कोई डिस्प्लेसमेंट, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ये 100% है। लेकिन हाँ, डिस्प्लेसमेंट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट, 2 पॉइंट चाहिए होगा, 2 टाइम के लिए 2 पॉइंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूं कि मैंने टाइम को बाउंड कर दिया कि लिमिट del t टेंड्स टू 0, और del t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, del t टेंड्स के 0 का मतलब है दो टाइम तो लिया मैंने, 2 पॉइंट तो लिया, लेकिन वो पॉइंट इतने क्लोज है एक दूसरे की कि टाइम का जो डिफरेंस होगा वो 0 के बहुत क्लोज होगा। एग्जांपल के तौर पर कर ले लूं कि 3.0 से स्टार्ट किया था, 3.1 पे जाकर रुक
1 सेकंड चला, 1 सेकंड चला ना, तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बेटा वो इतना छोटा हो कि 0 के क्लोज हो। तो यहाँ पर ये 0 के क्लोज है, 0.10 है नहीं ना, 0.001 भी 0 नहीं है, 0.00001 भी 0 नहीं है, लेकिन हाँ इनका डिफरेंस जितना छोटा होगा 0 के उतना क्लोज होगा और हमारा इंस्टेंटेनियस उतना करेक्ट होगा। ठीक है, तो सेम चीज del t टेंड्स टू 0, यानी कि जो टाइम का जो डिफरेंस था वो 0 के क्लोज है, इसका मतलब अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो del w यानी कि वर्क डन कितने में, इसी टाइम इंटरवल में वर्क डन और वो टाइम इंटरवल। क्लियर? तो हमें तो पता है कि पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन लिमिट del t टेंड्स टू 0 क्यों लगाया, इंस्टेंटेनियस निकालना था मुझे। क्या निकालना था बेटा, इंस्टेंटेनियस निकालना था। चलो ठीक है, फिर P इक्वल्स टू dw अपॉन dt, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं dw अपॉन dt। जब आप लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर पढ़ोगे YouTube पे जा करके मेरे से वीडियो मांगो, ठीक है, वीडियो मेरे से मांगोगे तो मैं आपको दे दूंगा। ग्रुप में ऐड हो सब लोग, तो ठीक है, मैं आज शाम को जाकर के ग्रुप में सेंड कर दूंगा 11th फिजिक्स के सारे वो वीडियोस। ठीक, उसमें से जाना, डिफरेंशिएशन का पहला चैप्टर पढ़ोगे, जब मैंने पढ़ा के रखा होगा उसमें, तो देखोगे कि डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन होता है, इंस्टेंटेनियस का जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है। तो यहाँ पर मुझे लिखते हैं dw अपॉन dt। अब यहाँ पर देखो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो dw क्या रहेगा, फोर्स तो बेटा फोर्स ही रहेगा वेक्टर क्वांटिटी में, डॉट dx लगा दिया, है ना। मैं चाहूँ तो d लिखूं तो dd हो जाएगा, तो dd थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने x लिख दिया। ठीक है, चलो यहाँ पर भी x ही कर लेते हैं। ठीक, तो f डॉट dx, अब क्या करते हैं, dw की वैल्यू को उठा करके क्वेश्चन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो p इक्वल्स टू वेक्टर f dx डिवाइडेड बाय dt, और dx अपॉन dt की वैल्यू होती है वेलोसिटी। ठीक है, तो पावर, इंस्टेंटेनियस पावर int क्या बने इक्वल्स टू वेक्टर f डॉट वेक्टर v। काम हो गया खत्म, हो गया ना खत्म, समझ आ गया बेटा सबको, बोलो हाँ है ना, वरना सब बोलेंगे कि सच झूठ बोल रहे हैं, सब बच्चे तो हैं ही नहीं, बोलो हाँ। यस सर। चलो ठीक है बेटा, नोट डाउन करो, आगे ओके बच्चों, तो अब आपका जो टॉपिक होगा वो होगा कॉलिजन। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉलिजन का मतलब क्या है। कॉलिजन का मतलब क्या है, तो कॉलिजन का मतलब होता है बेटा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का आपस में इंपैक्ट करना। ठीक है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट यानी कि उसके मासेस डिफरेंट हो सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, तो इस फिनोमेना को फिजिक्स में कहते हैं कॉलिजन। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, कॉलिजन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉलिजन एग्जिस्ट। तो बेटा कॉलिजन बेसिकली तीन तरह के एग्जिस्ट करते हैं। कॉलिजन तीन तरह के एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला होगा इलास्टिक कॉलिजन, या फिर हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। फिर सेकंड होगा बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक कॉलिजन। और जो थर्ड होगा बेटा वो होगा पार्शियल इलास्टिक और इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तीन तरह के कॉलिजन सबको पढ़ना। तो सब क्या ये सब इलास्टिक आप लिखे हुए हैं, इलास्टिक इनइलास्टिक इलास्टिक पता नहीं क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा टर्म को समझेंगे, इलास्टिक का मतलब क्या होता है। इलास्टिक का मतलब होता है बेटा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं। डिफॉर्मेशन फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो उसके शेप और साइज में चेंज कर दे, शेप और साइज में चेंज ला दे। ठीक है, तो व्हेनेवर एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड on an object which produce change in shape on the object, but
व्हेन द फोर्स इज रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जब उस ऑब्जेक्ट से फोर्स हटा दें, द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। समझ रहे हो बात को? मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लोग डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप एंड साइज में चेंज आता है। जब डिफॉर्मेशन फोर्स हम हटा देते हैं तो अगर वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मतलब उसमें कोई डिफॉर्मेशन रहना नहीं चाहिए वापस। जैसे हमने कोई फोर्स लगाया और जब फोर्स हटाया तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन रुका ही नहीं। डिफॉर्मेशन केवल तब तक जब तक फोर्स लग रहा था, मैंने हटाया फोर्स, वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया। तो इस तरह के केस को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक का मतलब मैं बता रहा हूं, अभी कोलिजन में कुछ और है, ठीक है? इलास्टिक का अच्छा, इनइलास्टिक का मतलब क्या है? उल्टा ही हो जाएगा। जस्ट फोर्स लगा रहे, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स हटाने पे वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिटर्न नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम कह देंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। बिल्कुल भी रिटर्न ना हो पाए। क्या मतलब? बिल्कुल भी रिटर्न ना हो पाए। इसको हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक भी कहते हैं या फिर परफेक्टली प्लास्टिक भी कहते हैं। मैटर्स इलास्टिक और प्लास्टिक में बटे होते हैं, ठीक है? इलास्टिक जिसपे ऊपर फोर्स लगाए, उसका शेप और साइज चेंज हो, फोर्स हटाए, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए। प्लास्टिक जिसके ऊपर फोर्स लगाए, शेप साइज चेंज हो और फोर्स हटाने पे अपने ओरिजिनल शेप और साइज में बिल्कुल भी ना आए, 0.0% भी ना हो, 0.1% भी ना हो। और पार्शियल इलास्टिक का मतलब क्या है? पार्शियल इलास्टिक का मतलब है कि फोर्स हुआ लगाए, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ, फोर्स हटाए, थोड़ा बहुत अपने शेप में वापस आता है, ठीक है? थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन उसमें रुक गया, यानी कि क्या है? मिक्स है इन दोनों का, है ना? तो इस अभी तक मैं आपको बता रहा था कि इलास्टिक और इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, और पार्शियल इलास्टिक या इनइलास्टिक का मतलब क्या है। इलास्टिक का मतलब है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए, उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो, फोर्स हटाने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। एकदम परफेक्टली वापस आ जाए। इनइलास्टिक का मतलब है फोर्स लगाए, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो, लेकिन अपने पुराने शेप में वापस बिल्कुल भी ना आता है, 0.1% भी ना आता है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कहेंगे, ठीक है? पार्शियल इलास्टिक और इनइलास्टिक का मतलब होता है बेटा, फोर्स हुआ लगाए, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ, फोर्स हटाए, वापस तो आया लेकिन पूरी तरीके से वापस नहीं आया, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग तरह के 3 तरह के टॉपिक के बारे में बताया, इलास्टिक, इनइलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक और इनइलास्टिक, ठीक है? अब समझते हैं कि कोलिजन का मतलब क्या है। तो क्या हमें कोलिजन से मतलब है? इलास्टिक प्लास्टिक तो हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिक मटेरियल, है ना? वो सब हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें कोलिजन पढ़ना है। तो कोलिजन में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, ये v वेलोसिटी से u वेलोसिटी से चल रहा है, ये भी u वेलोसिटी से चल रहा है, इधर की तरफ u1 u2 से चल रहा है, आपस में टकराया, क्या हुआ? टकराया, चलो ये आपस में टकरा गया, ठीक है? टकराने के बाद भी तो कुछ वेलोसिटी ट्रैवल करेगा, अलग अलग वेलोसिटी से सपोज कर लेते हैं v1 v2 से। तो अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराया, टकराने के बाद सेपरेट हो गया, है ना? टकराने के बाद सेपरेट हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। फॉर एग्जांपल कैरम बोर्ड के जो कॉइन्स होते हैं, कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर से अगर हिट करो कैरम बोर्ड के कॉइन को, तो कैरम बोर्ड के कॉइन से जाकर के टकराएगा और दोनों सेपरेट होकर के मूव करेंगे, बोलो है ना? होता है ना? तो वो किसका एग्जांपल है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब है, ठीक है? एग्जांपल है। अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? मतलब सपोज कर लो कि एक मैंने ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक को सस्पेंड किया हुआ है और वहां से मैं बुलेट फायर कर रहा हूँ, गोली चला रहा हूँ, तो गोलियां गया इसके अंदर इम्बेडेड कर गया, इसके अंदर एंटर कर गया और एंटर करने के बाद बाहर नहीं निकला और दोनों लेकर के ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो अभी बुलेट भी मूव कर रहा है और आपका ब्लॉक भी मूव कर रहा है, लेकिन दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं ना। तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली का मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर? पार्शियल इलास्टिक, पार्शियल इनइलास्टिक का मतलब क्या होगा?
पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इनइलास्टिक का मतलब कि टकराया, वापस आया, वापस नहीं भी आया, ऐसा कुछ केस, बीच बिटवीन का केस है ना, इन बिटवीन का केस। तो फिलहाल परफेक्टली का मतलब होता है बेटा कि दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराया, टकराने के बाद बिल्कुल भी सेपरेट हो गए, बिल्कुल ही सेपरेट हो गए, इनके बीच में ना कोई डिफॉर्मेशन हुआ, ना कोई एनर्जी का लॉस हुआ, ठीक है। तो उस केस को हम कहेंगे परफेक्टली, और कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये केवल एक टॉपिक है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का, समझ में आएगा। तो कोलिजन का मतलब होता है फिजिक्स में बेटा, क्या मतलब होता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बॉडी impact with each other, then this phenomena is known as collision. There are basically three kind of collision: perfectly elastic collision, perfectly inelastic collision, partial elastic और inelastic collision, ठीक है। तो पहला हेडिंग हमारा होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग नोट करो कोलिजन, मैं बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करो। When two body or object impact with each other, when two body or object impact with each other, this phenomena is known as collision. This phenomena is known as collision. ओके बेटा, तो उसमें फर्स्ट हेडिंग लिखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन हुआ बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कैसा कोलिजन है बताओगे। When two body impact with each other and after collision they separate, completely separate, without any deformation or lossing energy, without any deformation or lossing energy, समझ में बात। तो इस तरह के कोलिजन को हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्लियर है। तो लिखो when two body or object impact with each other, when two body or object impact with each other, and after collision they separate, and there is no loss of energy or deformation exist, and there is no deformation or loss of energy exist. Deformation or loss of energy exist nothing, ठीक है। अब देखो बेटा, कोलिजन चाहे कोई भी हो, कोलिजन चाहे कोई भी हो, अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रही है और एक केस है एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो, क्या मतलब एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है बेटा कि ये दो ऑब्जेक्ट है, ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये u2 वेलोसिटी से, ये u1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, एक दूसरे से कोलाइड किया, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद सेपरेट हुआ। इस पूरे ड्यूरेशन में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी कि ये जो सिस्टम है वो आइसोलेट रहे, क्या रहे, आइसोलेट रहे, अलग रहे। अलग रहने का मतलब है कोई और इसके ऊपर फोर्स एक्ट ना करे। जैसे ऐसा नहीं है कि ये u1 वेलोसिटी से ये u2 वेलोसिटी चल रहा है तो बीचों में आकर हम इसको धक्का दें, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी भी कोलिजन में अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम उसका कंजर्व रहता है, मोमेंटम उसका क्या रहता है, कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाओगे लेक्चर नंबर 22 देखोगे फिजिक्स का,
यूट्यूब पे मिलेगा, मेरे लेक्चर्स में पड़े हुए हैं, वहां से जाकर के देखोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था। अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उस पूरे सिस्टम का जो नेट मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द कोलिजन। यानी कि गया टकराने, एक दूसरे से टकराया, फिर और अपने क्या अलग हो गया, अलग होकर के मूव कर रहा है, तो पूरे सिस्टम के समय, पूरे कोलिजन के टाइम पे जो नेट मोमेंटम रहेगा उसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अभी इसका मतलब मैं समझा रहा था। सपोज करो ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है और 3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है और ये 1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना हुआ बेटा, 6 है ना, और इसका मोमेंटम कितना हुआ 1, तो नेट मोमेंटम कितना है 6 + 1 7 है ना। यानी कि जब ये एक दूसरे से अप्रोच करने जा रहे हैं, मतलब टकराने जा रहे हैं, तो उस समय इन दोनों का नेट मोमेंटम 7 है। जब टकराएगा तब भी इसका नेट मोमेंटम क्या रहेगा, 7 रहेगा। टकरा करके अलग होगा तब भी उसका नेट मोमेंटम क्या रहेगा, 7 रहेगा। मोमेंटम और नहीं बदलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये 3 वेलोसिटी है तो इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाए, तो जितनी वेलोसिटी इसकी कम रहेगी वो इतना गेन कर लेगा। समझ लो, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों के जो मोमेंटम का जो सम होता है, यानी जो 7 यूनिट आ रहा था, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ आएगा। तो ड्यूरिंग द कोलिजन पीरियड net momentum of the isolated system will always remains conserved. अब no matter it is elastic or plastic collision, इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, कैसा भी कोलिजन हो, मोमेंटम हो तो कंजर्व रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि अभी सर ने बताया था अगर आइसोलेटेड सिस्टम है और एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला नहीं है, तो इस सिस्टम का जो नेट मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने पढ़ाया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, ये टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। तो उम्मीद होगा कि आप लोग जाकर के देख लोगे। आज जाकर के सब पहले ग्रुप में जाकर के शाम को 5 बजे मैं ग्रुप को ओपन करूंगा, ठीक है। ग्रुप को ओपन करने के बाद सब लोग गुड इवनिंग का मैसेज करना, सारे बच्चे, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो ना करे, सबका, ठीक है। सब लोग ऐड होना ग्रुप में, सभी लोग मैसेज करना। उसके बाद क्या करना है, मैं जस्ट आप लोगों को गुड इवनिंग बोल करके ग्रुप में आपको वीडियो दे दूंगा, और कौन कौन सा वीडियो जस्ट आपको देखना होगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि वीडियो नंबर 23, वीडियो नंबर 22 जो भी हो वो आप लोग जस्ट देखेगा। क्लियर है? चलो ठीक है। तो पहली चीज तो क्या है, कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या है, पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है अभी मैं बताया, मोमेंटम इज कंजर्व। लेकिन इसके लिए केस है क्या, सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड। सिस्टम क्या होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए, और उस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न लग रहा होगा, तभी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्लियर है? ठीक है। अरे बेटा ये बताओ, एक दूसरे से अप्रोच किया, जाकर के टकराया, टकरा करके अलग हुआ, ठीक है, अब उसमें बीच में जाकर धक्का दे दो तो पक्का मोमेंटम बदल जाएगा, है ना। तो मोमेंटम हमको क्या रखना है, अगर कंजर्व रखना है तो हमको पूरे कोलिजन के ड्यूरेशन में अप्रोच कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है और सेपरेट हो रहा है, इस पूरे ड्यूरेशन में हमको एक्सटर्नल फोर्स 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 रहता है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब देखो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स आल्सो कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी, आइसोलेटेड सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ये केवल परफेक्टली इलास्टिक के लिए है बेटा, प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूं अभी, केवल इलास्टिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बहुत पेन होता है, चलो ठीक है, क्लियर है। तो मैंने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बता दिया, लिखवा दिया था, नोट करवा दिया ना। अब लिखो, नोट डाउन करो बेटा आगे। इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, in perfectly elastic collision
in perfectly elastic collision, net momentum of isolated system, net momentum of isolated system will remain conserved, if there is no external force. There is no external force. Okay, चलो full stop, para change. Next line will go to the kinetic energy in perfectly elastic collision will also remain conserved. Kinetic energy ना, क्या बोला हूँ? अच्छा, the kinetic energy in perfectly elastic collision, the kinetic energy in perfectly elastic collision will also remains conserved. ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन ही है ये, ठीक है, डेरिवेशन के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। Let two object of mass m1 and m2 is moving with velocity u1 and u2, ठीक है? चलो ठीक है, ये m1 है बेटा, u1 से चल रहा है, ये m2 है, ये u2 से मूव कर रहा है, ठीक है? अब जब क्या हुआ बेटा, ये एक दूसरे से क्या हो गया, टकरा, तो ये m1 ये m2, ठीक है? टकराने के बाद ये फिर सेपरेट हो गया, क्या हो गया बेटा, सेपरेट हो गया। और सपोज कर लेते हैं कि m1 जो है वो v1 वेलोसिटी से चलने लगा और m2 जो है वो किससे चलने लगा, v2 से चलने लगा। वेलोसिटी तो चेंज होगा ना इंपैक्ट के बाद। चलो ठीक है, सो वी नो दैट क्या जानते हैं बेटा हम लोग इसमें? दो चीज मैंने आपको बताया कि नेट मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। तो अगर नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका मतलब क्या है? नेट मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या बेटा? नेट मोमेंटम कंजर्व का मतलब है नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बोलो, इक्वल्स टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है? आफ्टर कोलिजन। तो m1 u1 पहले वाले का मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 दूसरे वाले का कोलिजन, दोनों को ऐड कर देंगे तो टकराने से पहले का पूरे सिस्टम का मोमेंटम मिल जाएगा। पहले का मोमेंटम m1 u1, दूसरे का मोमेंटम m2 u2, और हमको क्या चाहिए था? नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का नेट मोमेंटम। तो पहले का मोमेंटम दूसरे का मोमेंटम दोनों को ऐड कर देगा, ठीक? दैट इक्वल टू द नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद नेट मोमेंटम, यानी कि m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, m1 v1 इक्वल्स प्लस m2 v2। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत? अब बेटा यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, m1 को एक साथ और m2 को एक साथ कर ले रहा हूँ, ठीक? तो m1 u1 एक साथ आ जाएगा m1 v1 के साथ, है ना? और m1 अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? u1 माइनस v1। बोलो है, क्या किया मैंने किया m1 v1 उठा करके यहाँ पर लेकर के आया, और m1 इसमें भी था, m1 इसमें भी था, कॉमन कर लिया, तो आपको मिल गया u1 माइनस v1।
अब की बार क्या कर रहा हूं बेटा, m2 u2 को उधर लेकर के जा रहा हूं, तो m2 इधर से कॉमन आ जाएगा, है ना, आपको क्या मिल जाएगा, v2 माइनस u2। पक्का, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? चलो, अब हमको पता है ये भी कि काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो रिमेन्स कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी will also remains conserved। काइनेटिक एनर्जी will also remains conserved। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये होगा, लिख दो यहाँ पे हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस, क्योंकि इस वाले का काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या तक क्लियर बेटा? अभी फिर वही काम करेंगे बेटा, m1 को एक साथ लिखेंगे, तो पहले हाफ 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 साफ, सब हाफ आपको क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। तो ये लो हाफ 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 साफ। अब m1 को एक साथ लिख लेते हैं, तो m1 कॉमन आ जाएगा, आपको मिल जाएगा u1 माइनस u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। पक्का, इक्वल टू m2 कॉमन कर लेंगे, मिल जाएगा आपको v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बोलो आएगा आएगा ना? चलो, अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b होता है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं m1 इक्वल टू u1 प्लस v1 और इनटू u1 माइनस v1 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी क्या लिख सकते हैं बेटा, m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2 लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा और स्पेस चाहिए होगा, यहाँ पर ये यूज कर लेता हूँ। ठीक, नाउ इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लेना है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा, m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस डिवाइडेड बाय m1 u1 माइनस m1, ठीक है, इक्वल्स टू, इधर इक्वल्स लगा दें क्योंकि जगह नहीं है, कवर नहीं हो पा रहा है, m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2 डिवाइडेड ओवर m2 v2 माइनस u2। अब देखो जरा सा बेटा, m1 से m1 जाएगा, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 जाएगा, m2 से m2 जा रहा है और v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 चला जा रहा है। तो आपको मिल क्या रहा है, बच क्या रहा है आपके पास? आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास बच रहा है u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2, है ना? ठीक, ये मिल गया। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ये इक्वेशन नंबर आपका 3। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 तक आते हैं, तो यहां तक नोट डाउन करो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। सोचो, अभी हमारे पास दो इक्वेशंस आए हुए थे,
तो फर्स्ट जो इक्वेशन था वो आपका था m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हम लोग अप्लाई किए थे, है ना। और दूसरा इक्वेशन अभी मेरे पास आया था वो क्या था, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू u2 प्लस v2। ये दूसरा इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था आप लोगों को कि मैं इस इक्वेशन का मतलब आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। u1 और u2 को एक साथ ले लेते हैं, तो u1 माइनस u2 आएगा, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। इसका मतलब क्या है, u1 माइनस u2 का मतलब क्या है, ये वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। देख लो, u1 माइनस u2 बिफोर कोलिजन, या फिर हम लोग इसको कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहेंगे बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी कब का है, बिफोर कोलिजन, इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है बेटा कि जो टकराने के बाद वेलोसिटी उसकी क्या होगी, यानी कि v1 कितनी हो गई और v2 कितनी हो गई, मुझे ये निकालना है, ठीक। तो v1 निकालने के लिए आपको v2 की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन, ठीक है। तो v1 निकालना है आपको, तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से v2 इक्वल्स टू u1 माइनस u2 प्लस v1, यही होगा ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट हियर v2 इक्वल्स टू u1 माइनस u2 प्लस v1, लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है, अब इसको उठा करके पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले में, ठीक। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2, और v2 की जगह क्या रखना होगा बेटा, u1 माइनस u2 प्लस v1, यही ना। तो u1 माइनस u2 प्लस v1। अब जरा सा देखो, v2 के जगह पे हम लोगों ने इस टर्म को रखा, u1 और u2 तो पता है, मुझे क्या निकालना है, v1 की वैल्यू निकालना है। तो एक v1 यहाँ पर, एक v1 यहाँ पर। अब v1 को सेपरेट करके वैल्यू निकालना है, काम हो जाएगा, ठीक है। तो जरा सा देखो क्या कर रहे हैं, तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2u1 माइनस m2u2 प्लस m2v1। बोलो भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, m2 का u1 में, m2 का u2 में, m2 का v1 कर दिया ना। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, u1 वालों को एक साथ, u2 वालों को एक साथ, और v1 वालों को एक साथ, क्योंकि v1 की वैल्यू चाहिए। चलो ठीक है, तो देखो v1 यहां पर है, v1 यहां पर है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, m1 v1। चलो, तो अब देखो m1 u1, तो u1 वाले को एक साथ लेकर जाओ, तो m1 u1, और इधर देखो m2 u1 है ना, माइनस m2 u1, m1 u1 वाला एक साथ आ गया। और कोई u1 वाला है क्या, नहीं, और कोई u1 नहीं है, हो गया सर। आप लीजिए, हम आ रहे हैं। तो जरा सा ध्यान से देखो बेटा, someone will come. I'll be back in 5 minutes. so m1 माइनस m1 u1 माइनस m2 u1, ये दो चीज बचे बेटा। तो ध्यान से देखो जरा सा, u1 एंड u1 इसकी कहानी खत्म हो गई। अब बचा u2 वाली, तो प्लस m2 u2 प्लस m2 u2, देखो ये माइनस वाला किधर है, बोलो आया, इक्वल्स टू, अब क्या बचा, इन दोनों का काम खत्म, इसका और इसका काम खत्म, m1 v1 और m2 v1, ये बचा ना। तो बचा आपके पास m1 v1 प्लस m2 v1। अब यहां से बेटा मेरा सा देखो,
u1 में से क्या कॉमन आ जाएगा, u1 कॉमन, क्या मिल जाएगा आपको, m1 माइनस पक्का, अच्छा प्लस तो प्लस है, u2 कॉमन आ जाएगा ना, क्या मिल जाएगा आपको, दोनों 2m2 u2 हो जाएगा ना, 2m2 u2, ये होगा ना, चलो गुड। और यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा आपको, v1 कॉमन आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2 पक्का, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा m1 माइनस m2 डिवाइडेड ओवर m1 प्लस m2 u1, यहां वाले को इधर से ला करके डिवाइड कर दिया, ठीक, प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2, बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा, देख लो यही आएगा ना, हो गया। मैंने किसकी वैल्यू निकाली, v1 की, v1 क्या था, m1 u1 m2 u2, टकराने के बाद m1 वाला v1 वेलोसिटी से और m2 वाला v2 वेलोसिटी कर, तो मुझे पहले मास का कोलिजन के बाद की वेलोसिटी मिली v1 की, है ना। अब मुझे निकालना होगा दूसरे मास का कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, तो कैसे करेंगे बेटा, यही वाला, यहाँ से मैंने v2 की वैल्यू निकाला था ना, अभी आप लोग निकालेगा v1 की वैल्यू इस वाले से, तो v1 को इधर लेकर के आना, बाकी सब उधर लेकर के चलेंगे और v1 की वैल्यू उठा करके इसमें रख देना, फिर इसी तरह से सॉल्व करोगे एक और क्वेश्चन, ठीक है पक्का, चलो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा इसको। यहाँ पे देखो ये v1 m1 प्लस m2 है ना, तो इस m1 प्लस m2 को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा, नहीं पूरे में आएगा, यहाँ पर मल्टीपल जब पूरे में है तो इधर आएगा तो सबसे डिवीजन है, चलो ठीक, ओके, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया आपको और इसको नोट डाउन करो, ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, बाय।